हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी में आज हम लोग पोस्टमार्टम हेमोरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि प्रसव बाद होने वाली ब्लीडिंग के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, क्या इसकी परिभाषा होती है, कितने प्रकार होते हैं इसके, क्या क्या इसका कारण हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे जोखिम कारक हैं जो पीपीएच के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, कैसे इसका मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वीडियो को समझें। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज करें, मेरी लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के और पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन, ब्लीडिंग मोर देन 500 ml आफ्टर द बर्थ ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पीपीएच। ठीक है, क्या कहना चाहता है? गर्भस्थ शिशु के जन्म के बाद, क्या जन्म के बाद 500 ml से ज़्यादा जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पीपीएच कहते हैं, राइट। अच्छा, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज वाली बात। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है एवरेज ब्लड लॉस इन वेजाइनल डिलीवरी। याद रखिएगा, जब वेजाइनल डिलीवरी होती है तब 500 ml में ब्लीडिंग लॉस हो जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एवरेज ब्लड लॉस इन सिजेरियन डिलीवरी। अगर हम वही बात करते हैं सिजेरियन डिलीवरी के समय कितना ब्लड लॉस होता है, तो याद रखिएगा 1000 ml या 1 लीटर, राइट। चल, नेक्स्ट हमारा एवरेज ब्लड लॉस इन सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी से मतलब क्या है? सर्जरी के द्वारा यूट्रस को रिमूव कर, ठीक। तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है तो वो कितनी होगी? क्वांटिटी याद रखिएगा 1500 ml, यानी कि 1.5 लीटर हो गया, राइट। चलिए बात करते हैं अब हम लोग टाइप्स की। तो सबसे पहला हमारा है प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, तो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी पीपीएच की। तो व्हेन ब्लीडिंग अकर्स विदिन 24 आवर्स फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी, ठीक, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। क्या कहना चाहता है? बच्चे का जन्म हो गया, ठीक, तो बच्चे के जन्म के बाद एक 24 घंटे के भीतर जो भी ब्लीडिंग हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पीपीएच। ठीक है, अब इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा क्या है? थर्ड स्टेज हीमोरेज है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग अकर बिफोर एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा आपका बाहर नहीं निकला है और उस समय जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड स्टेज हीमोरेज कहते हैं, राइट। तो पीपीएच क्या होता है? ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, यानी कि प्लासेंटा के निकलने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? टू पीपीएच है। क्लियर? चल, नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच इज एटॉनिक यूट्रस। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पीपीएच प्राइमरी पीपीएच का अगर कोई आपसे पूछे कि इसका मेन कारण क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? एटॉनिक यूट्रस। अब बात होती है कि एटॉनिक यूट्रस क्या होता है, तो याद रखिएगा ऐसा यूट्रस जिसमें कॉन्ट्रैक्शन समाप्त हो जाते हैं या हमारा यूट्रस टॉनिक नहीं होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? एटॉनिक यूट्रस कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंडरी पीपीएच की। ठीक है, तो व्हेन ब्लीडिंग अकर्स बियॉन्ड 24 आवर्स एंड विद इन अ परक्यूरिया। ठीक है, देखिए क्या कहना चाहता है यहाँ पे, याद रखिएगा, बच्चे का जन्म हो गया आपका, ठीक, तो बच्चे के जन्म के बाद 24 घंटे से लेके आप परक्यूरियल तक की जो टाइमिंग होती है उसमें अगर ये ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। ठीक है, बात समझते हैं यहाँ पे हम लोग। परक्यूरियल क्या होता है? तो याद रखिएगा, बेबी की डिलीवरी होने के बाद में जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, अपनी इनिशियल अवस्था में पहले जैसे थे वैसे ही अगर आ जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हमारी परक्यूरियन कहलाती है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बार डिफाइन कर रहा हूँ। बच्चे का जन्म हुआ, ठीक, तो बच्चे के जन्म के 24 घंटे बाद से लेके परक्यूरियन होने तक, ठीक है, जो भी ब्लीडिंग हो रही होती है उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज द डिलेड या लेट परक्यूरियस हीमोरेज। इसको तो हम लोग डिलेड भी कहते हैं, डिलेड का मतलब बाद, ठीक, या लेट परक्यूरियल हीमोरेज के नाम से नहीं जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज रिटेन प्लासेंटल टिश्यू। अगर आपसे कोई पूछे कि पीपीएच यानी कि सेकेंडरी पीपीएच का मुख्य कारण क्या है तो याद रखिएगा
प्लासेंटा का कुछ अवशेष जब आपके यूट्रस में रह गया, ठीक है, यानी कि प्लासेंटा पूरी तरह से निकल नहीं पाया, कुछ उसके अंश या टिश्यू जो है वो यूट्रस में ही रह गए हैं, ठीक। तो ये इसका एक जो है मेन कारण है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कॉजेस के। तो याद रखिए क्या क्या कारण है। तो रिमेंबर दैट्स 4T, आपको क्या याद रखना है, 4T को याद रखना है, ठीक। तो सबसे पहला टी जो है उसका मतलब होता है ट्रॉन टी, तो दूसरा है उसका मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। तीसरा जो टी होता है उसका मतलब ट्रॉमा होता है, और चौथा जो हमारा टी होता है उसका मतलब थ्रोम्बिन होता है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके इन टर्मों को समझते हैं। तो सबसे पहले टॉन है, व्हेन यूट्रस लॉसेस इट्स टॉन और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एटोनिसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन समाप्त हो जाते हैं या वो टॉनिक नहीं होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एटोनिसिटी कहते हैं, क्लियर है। इट इज़ द मेन कॉज ऑफ पीपीएच, याद रखिएगा ये पीपीएच का मेन कॉज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था 90% केस में आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। चल नेक्स्ट क्या हमारा टिश्यू, रिटेन टिश्यू ऑफ प्लासेंटा इन यूट्रस, जैसे मैंने भी आपको बताया था सेकेंडरी पीपीएच में कि क्या होता है कि आपका प्लासेंटा बाहर निकल आया, ठीक, लेकिन वो पूर्ण रूप से जो है कम्प्लीटली बाहर नहीं निकला, उसका कुछ अवशेष या कुछ टिश्यू जो है उसका रह गया, ठीक है। तो ये भी पीपीएच का एक कारण हो। अगला क्या हमारा है, ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब क्या, कोई इंजरी हो गई हो, जैसे जेनाइटल ट्रैक्ट इंजरी है, ठीक है। तो जेनाइटल ट्रैक्ट इंजरी में क्या, जैसे लैसिरेशन हो गया। लैसिरेशन का मतलब क्या होता है, कोई कट या कोई वुंड घाव है, तो वो कहाँ पे हो सकता है, जैसे आपके सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, ठीक है, पेरिनियम हो गया। हम जानते हैं कि पेरिनियम में एपिसिटोमी करते हैं। एपिसिटोमी क्या होता है, एक छोटा सा कट लगाते हैं जिससे कि बेबी का जो हेड है वो ईजिली बाहर निकल सके, डिलीवरी हो सके, ठीक है। या यूट्रस जो है रप्चर हो गई हो, ठीक है, ये इसका कारण हो सकता है, राइट। चल अगला क्या हमारा थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन में क्या है, कोएगुलोपैथी। कोएगुलोपैथी क्या होता है, याद रखिएगा इसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर से मतलब है इम्पेयर्ड ऑफ ब्लड फ्लो, यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड के क्लॉटिंग बनने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें जब गड़बड़ी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोएगुलोपैथी कहते हैं, ठीक है। लाइक इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, जिसको शॉर्ट में वो क्या कहते हैं, डीआईसी। इसमें याद रखिए क्या होता है डीआईसी में, अगर कोई पूछे कि डीआईसी क्या होता है तो याद रखिएगा ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे जो ब्लड के थक्के बनने लगते हैं, क्लॉटिंग बनने लगते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, डीआईसी कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल। चल अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, जोखिम कारक हैं जो पीपीएच के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटरनल फैक्टर्स की। तो सबसे पहला हमारा एनीमिक मदर, अगर हमारी माँ जो है एनीमिया से ग्रसित है, ठीक। दूसरा क्या है, ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस, ठीक है। ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस का मतलब से होता है गर्भाशय का विस्तारित होना। अब कारण उससे कुछ ही हो सकता है, जैसे मान लीजिए बेबी का जो वेट है, जो साइज है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हमारा यूट्रस डिस्टेंड कर जाएगा, राइट। चलो तो ड्यू टू पॉलीहाइड्रोमेनॉस, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे पॉलीहाइड्रोमेनॉस हो गया यानी कि सिर का बड़ा होना बेबी का, ट्विंस प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, एक साथ दो दो बच्चे हैं, तब आपका यूट्रस विस्तारित हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हमारा मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया क्या होता है, ऐसा फीटस जिसका वजन नॉर्मल से अधिक हो, अर्थात कितना होना चाहिए, 4 से 4.5 किलोग्राम का अगर बेबी है तो उस कंडीशन में भी हमारा यूट्रस कैसे हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा, राइट। चल लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रेन मसल्स फेलियर। अगर ये कंडीशन है जैसे कि पॉलीहाइड्रोमेनॉस हो गया, ट्विंस प्रेगनेंसी हो गया, मैक्रोसोमिया हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो यूट्रेन का जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो फेल होने लगता है, ठीक है। तो विद द रिजल्ट ऑफ दिस पीपीएच टेक पे, अब जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पीपीएच स्टार्ट हो, ठीक है। चल अगला क्या हमारा एंटीपार्टम हेमोरेज हो गया, ठीक। एंटीपार्टम हेमोरेज से मतलब क्या है, बिफोर डिलीवरी जो भी ब्लीडिंग होती है इसको हम केपीएस कहते हैं, राइट। चले नेक्स्ट हमारा है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, यानी कि पीआईएच। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना क्या कहलाता है, हमारा पीआईएच कहलाता है, ठीक है। तो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद में आपको पीआईएच देखने को मिले, ठीक। तो ब्लड प्रेशर बिकम्स हाई एंड गोज अवे आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, और चाइल्ड बर्थ से बाद तक जो है ये आपका हाई ब्लड प्रेशर बना रहा है, क्लियर है। चल नेक्स्ट है हमारा प्रोलॉन्ग लेबर का जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच रहा हो, ठीक। मल्टीपेरस वुमन, मल्टीपेरस क्या होता है, जिन्होंने एक से अधिक बच्चे को जन्म दिया हो, वो हमारी मल्टीपेरस वुमेन्स कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया एंड एनेस्थीसिया,
माँ को जो है लंबे समय तक उसको एनेस्थेसिया दी गई हो या एनेस्थेटिक ड्रग्स दी गई हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेट नेवर। अब प्रेसिपिटेट नेवर क्या होता है? ऐसा नेवर जो बहुत ही क्विक, बहुत जल्दी हो और शॉर्ट हो, उसकी टाइमिंग जो होती है बहुत थोड़े समय के लिए होती है और बहुत शीघ्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है? आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद प्लासेंटा रिमेन्स अटैच टू यूट्रिन वॉल, ठीक है। प्लासेंटा जो होता है वो यूट्रिन वॉल से कंटिन्यू अटैच बना रहेगा और वहीं पर ये ग्रोथ करता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लासेंटा एक्रीटा। बिल्कुल समझ आ गया। चलिए बात करते हैं हम लोग अब साइनल सिम्टम्स की क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा लो रेड ब्लड सेल्स काउंट, यानी कि आरबीसी की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। स्वाभाविक बात है, जब ब्लीडिंग हो रही है तो क्या आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? साइंस ऑफ लो ब्लड प्रेशर सच एज डिजीनेस। यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा, ठीक। और आपको क्या होगा? डिजीनेस, ठीक है, चक्कर आएंगे। ब्लड विजन, आपकी जो दृष्टि है वो धुंधली हो जाएगी, ठीक है। फीलिंग फैंट, बेहोशी जैसे महसूस होगी। एक्सेसिव टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट होगी, ठीक है। बेचैनी महसूस होगी आपको। अगला क्या है? इंक्रीज हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? फीलिंग डिसओरिएंटेड। जो फीलिंग यहाँ पे डिसओरिएंटेड यानी कि शरीर जो है अस्त व्यस्त होगा, आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फीटल ब्रेडिकार्डिया। फीटल ब्रेडिकार्डिया से मतलब क्या है? यहाँ पे फीटल की जो हार्ट बीट है, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा धीमे होगा, ठीक है। ए कंडीशन वेयर द फीटल हार्ट रेट इज स्लोअर देन 110 बीट्स पर मिनट बिफोर डिलीवरी। यानी कि डिलीवरी के पहले जब बेबी यूटरस के अंदर होता है तो उसकी हार्ट रेट कितनी होती है? 110 यानी कि 110 बीट्स पर मिनट होती है। अगर इससे कम है तो क्या कहलाते हैं? इसको हम फीटल ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ठीक। ये कम आपको देखने को मिल सकता है जब पीपीएस जैसी कंडीशन हो, राइट। चल नेक्स्ट क्या है? वॉमिटिंग या नौसिया आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इंक्रीज्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस, जो हमारा एब्डोमेन रीजन होता है, ठीक है, उसमें आपको जो टेंडरनेस होता है, ठीक है, वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक। पैल्विक पेन और एक्यूरेट डिस्कम्फर्ट, ठीक है, पैल्विक पेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्यूट डिस्कम्फर्ट, जो थोड़ा सा पेशेंट को जो है दिक्कत होगी उसको, ठीक है। चलिए अगला क्या हमारा? फीवर चिल्स, ठीक है, सर्दी लगेगी, इसको बुखार आएगा। पेल स्किन, स्किन कैसे हो जाएगी? पीली होगी उसकी, ठीक। इंटेंस रिंगिंग इन द ईयर्स, और कान में जो है कुछ ऐसा लगेगा, ठीक, उस बजरा, और उसको हम क्या कहते हैं? टिनिटस कहते हैं, राइट। चल नेक्स्ट है लॉस ऑफ यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। जो मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पीपीएच में क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस के, वो कम होने लगते हैं या फेल हो जाते हैं, बिल्कुल आने ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। एंड एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, और क्या होता है? वेजाइनल ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है वो लॉस हो जाता है वेजाइना के थ्रू, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, इनके द्वारा हम इसका प्रबंधन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? इफ़ द यूट्रस इज फाउंड एटॉनिक, यदि हमारा यूट्रस एटॉनिक पाया गया है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है, ये पता कैसे करते हैं? जब हम पल्पेट करते हैं, अगर पल्पेट नहीं हो रहा है एब्डोमेन, ठीक है, तो ऐसे केस में तो मतलब क्या है कि यूट्रस हमारा कैसा हो गया? एटॉनिक है, ठीक। चलिए तो उसमें हम क्या करेंगे? उसकी एटॉनिसिटी को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? मसाज द फंडस टू मेक इट हार्ड। हम फंडस यानी कि एब्डोमेन के फंडस पार्ट को या यूट्रस के फंडस पार्ट को हम तब तक मसाज करते रहते हैं जब तक कि वो हार्ड ना हो जाए, ठीक। जब हार्ड हो जाएगा, ठीक है, फंडस पार्ट तो क्या हो जाएगा? हमारी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? मिथार्जिन पेशेंट को देंगे। मिथार्जिन क्या है? ये एक ऑक्सीटोसिन ड्रग होती है, ठीक है। तो 0.2 मिलीग्राम जो है आयन हम देते हैं। किस लिए देते हैं? ब्लीडिंग को रोकने के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है? इम्पिटी ऑफ ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर को हम यहाँ इम्पिटी करेंगे। इम्पिटी से मतलब क्या है? जो भी प्लासेंटा है, मेम्ब्रेन है, उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। एग्जामिन द प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन फॉर इट्स कंप्लीटनेस। अब हमने जो चीज़ रिमूव किया है, प्लासेंटा, मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें रिमूव किया, उसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं रह गया यूट्रस के अंदर, कोई ऐसा पार्ट तो नहीं रह गया, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखते हैं कि कंप्लीट हुआ है एक्सपल्सन कि नहीं हुआ है, ठीक। चल अब सेकेंड स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? अगर हमारा फर्स्ट स्टेप फेल हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन जो है नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, तब हम जो है यहाँ पे सेकेंड स्टेप करेंगे, ठीक है। इफ़ द यूट्रस रिमेन्स एटॉनिक देन सेकेंड स्टेप परफॉर्म, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारा यूट्रस जो है एटॉनिक ही बना रहा है तब हम सेकेंड स्टेप करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे आप? एक्सप्लोर द यूट्रिन कैविटी अंडर जर्नल एनेस्थीसिया, ठीक है। जर्नल एनेस्थीसिया के अंडर जो है हम लोग यूट्रिन कैविटी को एक्सप्लोर करते हैं, वो खाली करते हैं, ठीक।
कि क्या है, मिथार्जिन देंगे IM, ठीक है। इन रिफ्रैक्टरी केसेस, रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है, सीवियर केस, बहुत ही दुर्गम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, दुर्गम कर कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जटिल केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 0.25 मिलीग्राम ऑफ मैथन PGF2 अल्फा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोप्रोस्ट 250 mg के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, IM के थ्रू, टू ब्रिंग बैक द यूट्रिन थ्रोन। और इससे क्या होता है, जो हमारा यूट्रस होता है उसमें एटोनिसिटी खत्म हो जाती है और कॉन्ट्रेक्शन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि टोनिसिटी आ जाती है इसमें, राइट। चल नेक्स्ट क्या है, इफ द यूट्रस रिमेन्स एटोनिक, अगर अभी भी एटोनिक ही बना है, ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा यदि फेल हो गया, तब हम थर्ड स्टेप को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है। चल तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, बाई मैनुअल कंप्रेशन प्रोसीजर जो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या हमारा बाई मैनुअल कंप्रेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इम्पटी यूरिनरी ब्लैडर विथ फॉलिक कैथेटर, फॉलिक कैथेटर की सहायता से यूरिनरी ब्लैडर को हम क्या करेंगे, पहले इम्पटी कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं, ठीक। इंसर्ट ग्लोव्ड हैंड इन वेजाइना, आप जैसे कि देख रहे हैं, देखिए ग्लोव्ड हैंड जो है उसको वेजाइना के अंदर इंटर कराते हैं। रिमूव एनी विजुअल क्लॉट फ्रॉम वेजाइना, ठीक है, और वेजाइना में जो भी ब्लड क्लॉट रह गया है उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक। प्लेस फिस्ट इन एंटीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स, ठीक है। आप देखिए जो फिस्ट है, फिस्ट का मतलब मुट्ठी, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं मुट्ठी है, इसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, एंटीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम यूट्रस का फिगर बनाते हैं तो ये जो चीज़ होता है हमारा, ये हो गया हमारा सर्विक्स हो गया, ठीक, ये क्या हो गया हमारा सर्विक्स हो गया। ये क्या होता है हमारा एंटीरियर फॉर्निक्स होता है, ये हमारा पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, फिस्ट को प्लेस करेंगे, ठीक। तो प्लेस फिस्ट इन एंटीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स एंड ट्रेस अगेंस्ट एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, और उसको किसके प्रेस करेंगे, यानी कि जो हमारे जो फिस्ट है उसको हम प्रेस करेंगे किसके अगेंस्ट, एंटीरियर वॉल, जो आगे वाली दीवार है, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, ये एंटीरियर वॉल के अगेंस्ट जो है उसको क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये पॉइंट हमारा, प्लेस अदर हैंड, आप क्या करेंगे, तो दूसरा हाथ है आपका, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या हमारा दूसरा हाथ है, ठीक है। प्लेस अदर हैंड ऑन एब्डोमेन बिहाइंड यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के पीछे हम इसको प्लेस करेंगे, ठीक। ट्रेसिंग अगेंस्ट पोस्टीरियर वॉल, जो पोस्टीरियर वॉल है, ठीक, ये हमारी क्या पोस्टीरियर वॉल है यूट्रस की, उसके अगेंस्ट जो है क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, जैसे कि आप ये एरो भी देख रहे हैं, इसके अगेंस्ट हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मेंटेन कंप्रेसर अंटिल ब्लीडिंग इट्स कंट्रोल्ड एंड यूट्रस कॉन्टैक्ट, और ये हम तब तक उसको जो है होल्ड करके रखेंगे, प्रेशर तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक कि ब्लीडिंग जो है स्टॉप नहीं हो जाती और हमारा यूट्रस टॉनिसिटी नहीं आ जाती उसमें, ठीक, तब तक जो है हम उसको प्रेस करके रखते हैं। क्लियर है। चल इफ ब्लीडिंग डज नॉट कंट्रोल बाई मैनुअल कंप्रेशन मैथड, यदि बाई मैनुअल कंप्रेशन मैथड के द्वारा ब्लड जो है ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही है, तो अब हम अदर स्टेप यानी कि अगला स्टेप को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, यानी कि स्टेप नंबर 4 को परफॉर्म करेंगे। तो चौथा स्टेप क्या है, फॉर यूट्रस बिकम टॉनिक, यूट्रस को टॉनिसिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, हॉट इंट्रा यूट्रिन डाउस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इफ दिस मैथड फेल, यदि मैथड यही फेल हो जाता है, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग हो रही होती है, टॉनिसिटी हमारे यूट्रस की नहीं हो पा रही होती है, तो हम अगला स्टेप परफॉर्म करेंगे, फिफ्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा, इन फिफ्थ स्टेप याद रखिएगा, टाइट इंट्रा यूट्रेन पैकेजिंग इज यूज, इस मेथड को हम क्या कहेंगे, टाइट इंट्रा यूट्रेन पैकेजिंग कहेंगे, ठीक। अब टाइट इंट्रा यूट्रेन पैकेजिंग के मतलब से, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, दिस मेथड इज यूज व्हेन ब्लीडिंग इज अनकंट्रोल्ड, याद रखिएगा ये हम मेथड कब करेंगे, जब हमारा ब्लीडिंग जो है अनकंट्रोल्ड है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंट को जो है स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस केस में जो हम लोग टाइट इंट्रायूट्रिन पैकेजिंग का यूज करते हैं ब्लीडिंग को रोकने, ठीक। तो इसमें क्या, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या, हम यूट्रिन जो हमारे यूट्रस है उसको पूरा इम्पिटी करेंगे और उसमें जो है हम लोग जो कॉटन होती है, ठीक, उसको हम इंटर करते रहेंगे, ठीक है, पूरा इंसर्ट कर देते, पूरा उसको हम क्या करेंगे, पैक कर देते हैं, ठीक। तभी नाम क्या दिया हमने, टाइट इंट्रायूट्रिन, यानी कि यूट्रस के अंदर पूरी पैकेजिंग कर देते हैं, उसको टाइट कर देंगे, ठीक है, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, रुक जाए। और ये कब करेंगे, जब हम टर्सरी केयर सेंटर में पेशेंट को ले जाता है, यानी कि पेशेंट की कंडीशन यहाँ पे सीवियर है, ठीक है, उसको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में हम लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं,
उस समय हम लोग जो है टाइट इंट्रायूट्रल पैकेजिंग का यूज करेंगे। बिल्कुल समझ आ गया। चलिए अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 6। आप देखा कि अगर हमारा 5th स्टेप कंट्रोल हो गया तो वहीं तक हम खत्म कर देंगे। अगर नहीं हो पा रही, ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हो पा रही, तो हम 6th स्टेप करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, बैलून टैम्पोनेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, सेंक्सटेकन ब्लैक मॉड ट्यूब। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेंक्सटेकन ब्लैक मॉड ट्यूब। ये बैलून टैम्पोनेट है। ठीक, इसको हम लोग इंसर्ट कराते हैं। इट इंसर्टेड इनटू यूट्रिन कैविटी एंड बैलून इज इन्फ्लेटेड। ठीक है, इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है, फुलाना। अब ये जो बैलून आप देख रहे हैं, ये जो बैलून है उसको हम फुलाते हैं किसकी सहायता से, नॉर्मल सेलाइन। कितना होता है इसमें, 200 से लेकर 20 नहीं है सॉरी, यहाँ पे 200 से लेकर 500 ml जो है उसका हम नॉर्मल सेलाइन का यूज़ करते हैं इस बैलून को फुलाने में। ठीक, इट इज़ कीप्ड फॉर 4 to 6 आवर, और उसको जो है कम से कम यूट्रस में हम 4 से 6 घंटे जो है उसको रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट इज़ अ फर्स्ट लाइन सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर मोस्ट वुमेन विद एटॉनिक पीपीएच। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट लाइन सर्जिकल मैनेजमेंट का एग्जाम्पल क्या है, तो आपका क्या होगा, बैलून टैम्पोनेट होगा। ठीक है, चलो अब ब्लीडिंग फिर भी नहीं कंट्रोल हो रही तो हम 7th स्टेप का यूज़ करेंगे। ठीक, इफ़ यूट्रस नॉट बिकम टॉनिक, अब अभी भी हमारा यूट्रस जो है टॉनिक नहीं हो पा रहा है, तो एबव स्टेप्स, ठीक है, जितने भी जो हमने एबव स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, ब्लीडिंग हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो याद रखिएगा आपके पास लास्ट केवल यही एक चारा रह जाता है, हिस्टेरेक्टोमी, यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। पूरी यूट्रस को ही रिमूव कर देंगे। क्लियर है। चल, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट कर दो, जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।